Hello friends, today we discuss about फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन फ्रॉम 1951 टू 1952। आज हम लोग इस वीडियो में दो चीजों पर बात करेंगे। पहला कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता था वो पहले किस तरह होता था, यानी किस प्रकार डेमोक्रेटिक इलेक्शन से कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना जाता था, और ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन से खत्म हो गया और कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के हाथों में आ गई। और दूसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो भारत का प्रथम इलेक्शन था जो 1951 से 1952 तक चला, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट केस स्टडी जानने की इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। देखिए, सबसे पहले सन 47 यानी 1947 में हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस समय की जो पत्रिका थी जो अभी भी है जिसका नाम है टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन ने अपने कॉलम में एक शब्द लिखा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस फैट एंड लेजी, यानी इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस पार्टी है काफी लेजी और मोटी यानी विशालकाय हो चुकी है। क्योंकि जो आप बिफोर इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस पार्टी वर्क कर रही थी देश में, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलता था। उस समय के सबसे जो प्रोमिनेंट फिगर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पंडित नेहरू के बारे में बात करें तो उनका जन्म तो इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन वह एक डीएनए उनका कश्मीरी था, यानी वह कश्मीरी पंडित थे क्योंकि उनके जो दादा थे वह कश्मीर से ताल्लुक रखते थे, नॉट फादर, ग्रैंड फादर। और जो उनके फादर थे एक नेशनलिस्ट लीडर थे इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट में, मोतीलाल नेहरू। नेहरू के बारे में ऐसे बात किया जाता है कि नेहरू काफी अच्छे भोजन और शराब के शौकीन थे, यानी वह अल्कोहल को लेते थे। साथ ही उन्हें पूरे विश्व की भ्रमण किया था और आर्ट और लिटरेचर में पंडित नेहरू का काफी लगाव था। दूसरी तरफ सरदार पटेल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सरदार पटेल जो उनकी जीवनी लिखे हैं राजमोहन गांधी, तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो सरदार पटेल थे उनके जो पूर्वज थे वह 1857 जो इंडिया का फर्स्ट रिवॉल्ट था यानी जो क्रांति थी 1857 क्रांति, उसमें उनके पूर्वजों ने पार्टिसिपेट यानी भाग लिया था। साथ ही इनका ताल्लुक गुजरात के एक किसान परिवार से था। यह वेजिटेरियन थे, नॉन स्मोकर थे, टिटुलर थे, यानी एल्कोहल या स्मोक नहीं करते थे। इनके पास खेलने के लिए या और एंटरटेनमेंट के लिए काफी कम समय होता था। ये सुबह 4 बजे उठा करते थे। साथ ही दिल्ली के जो टिमटिमाटी लाइट थी गलियों में वो वर्क करते थे, जिसके कारण इनके चेहरे पर एक सख्त प्रकार की पर्सनालिटी झलकती थी। इसी कारण निवास टाइम ने अपने पत्रिका में सरदार पटेल के लिए लेदर टफ शब्द का उपयोग किया। लेकिन इनमें ये डिफरेंस थी, लेकिन समानता यह थी कि जो सरदार पटेल थे और जो पंडित नेहरू थे इन दोनों की एक एक बेटियां थी, और ये दोनों बेटियां अपने कार्य के साथ साथ घर को भी अच्छी तरह से देखती थी। और ये दोनों देशभक्त थे, पंडित नेहरू और सरदार पटेल नो डाउट इसमें काफी देशभक्त थे। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा बैटल था, राइवलरी थी, इनकी थी आइडियोलॉजी का, यानी दोनों में बहुत सी प्रतिद्वंदता होती थी, हमेशा होती थी। पहली बात यह था कि जो नेहरू थे वो कैपिटलिस्ट यानी जो पूंजीवादी है उनके काफी करीब थे, लेकिन सरदार पटेल, जबकि नेहरू का मानना था कि जो स्टेट है उस स्टेट है इकोनॉमिक पर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी तरफ जो पंडित नेहरू थे वह काफी सॉफ्ट रवैये के व्यक्ति थे और वो कीर कलाम रहते थे, जबकि सरदार पटेल के साथ ऐसा नहीं था। वह हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के साथ काफी सॉफ्ट रवैया रखते थे, जबकि नेहरू का इस चीज के लिए वह सरदार पटेल के साथ वाकिफ नहीं थे। इसलिए कि जब गांधी का एसिसिनेशन 30 जनवरी 1948 को हुआ तो उस समय जो गांधी की हत्या की गई उस पर आरएसएस पर उंगलियां उठी, और उस समय के गृह मंत्री होने के नाते नेहरू के प्रेशर में सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया। और पंडित नेहरू चाहते थे कि जो आरएसएस है उस पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाए, लेकिन सबूत न होने के कारण सरदार पटेल ने उस बैन को 1949 में आरएसएस से हटा लिया। यह पहला आइडियोलॉजिकल उनमें राइवरी देखने को मिली। दूसरा यह था कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंट हुआ और जब इंडिया डोमिनियन स्टेट से एक फ्री इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, और जो 26 जनवरी जो भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे था, याद रखिएगा, पहले 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट डे बताया गया था, लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना तो इसी दिन को रिपब्लिक डे के रूप में घोषित कर दिया गया। और रिपब्लिक डे जब घोषित हो रहा था तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, यानी जिसको हम लोग वायसराय कहे, अब वह एक प्रेसिडेंट के तौर में ट्रांसफर होने वाला था। उस समय राजगोपालचारी थे। माउंटबेटन के बाद जो अंतिम कैबिनेट सरकार भारत की बनी तो उसमें सी राजगोपालचारी को वायसराय यानी अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम नहीं कहा जाए। तो नेहरू का मानना था कि जो गवर्नर जनरल है राजगोपालचारी वही प्रेसिडेंट बने, लेकिन सरदार पटेल ने क्या किया कि गवर्नर राजगोपालाचारी को ना बनाकर उन्होंने राजेंद्र प्रसाद का नाम अलग कर दिया। और एक्चुअली एक चीज याद रखिए कि जो सरदार पटेल थे वह नेहरू से 14 साल यंग थे, यानी बड़े थे, एडल्ट थे उनसे।
देखने को मिला, और जितना भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बने वह एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा बने। अब इसी चीज से आपको पता चलेगा कि कैसे एक जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना जाता था, और वो सारा चीज खत्म हो चुका है। अब बिना ही किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के सोनिया गांधी 19 साल तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहती है, और हटती है भी तो वो भी अपने सपूत राहुल गांधी के लिए, और राहुल गांधी भी अपने रिजाइन देते हैं प्रेसिडेंट पद से, तो फिर सोनिया गांधी आती है। तो ऐसा क्यों हो गया कि कांग्रेस पार्टी में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता था प्रेसिडेंट के लिए, वह सारा चीज खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद ये सारा का सारा जो कांग्रेस पार्टी है वह गांधी परिवार की मुट्ठी में आ गया। इस वीडियो में आपको देखने को ये चीज समझने को मिलेगा। तो देखिए 1885 से 1930 तक कांग्रेस प्रेसिडेंट में एक से एक लेजेंडरी मिले, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, पारसी इंटेलेक्चुअल, कॉटन ट्रेडर, सोशल रिफॉर्मर, ऑल्सो रिवार्डेड द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, रमेश सिंह दत्त, सिविल सर्वेंट, राइटर, पोएट, also translator of Mahabharata and Ramayana, Madan Mohan Malviya, no introduction needed, founder of Banaras Hindu University, गोपाल कृष्ण गोखले, हाई मोटिवेटेड फ्रीडम फाइटर, गांधी के साथ नाम ले जाते हैं, यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, अबुल कलाम आजाद, रिवेंटरी पोएट, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर, ऑल्सो गेट द फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी एंड आईआईटी। यहाँ इंक्लूडेड द लाला लाजपत राय एंड ऑल्सो सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। दूसरी तरफ आज कांग्रेस को सूडो सेक्युलर पार्टी माना जाता है, लेकिन एक समय जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो भी मुस्लिम थे, जैसे कि बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। सलमान एम नकवी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यहां तक कि फॉरेनर भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जैसे कि एनी बेसेंट, हेनरी कॉटन, विलियम अडरबर्ग एटीसी। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अफवाह सोशल मीडिया में उठती है कि जो कांग्रेस जो कमेटी थी, जो 15 कांग्रेस कमेटी थी, उसने सरदार पटेल का नाम रखा कि वह देश के आफ्टर इंडिपेंडेंट वह इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने नेहरू को बनाया दे कि जो ये 15 कमेटी का जो इलेक्शन हुआ था वह ना ही प्राइम मिनिस्टर के लिए हुआ था, वह कांग्रेस कैंडिडेट यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए हुआ था। उससे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 2 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके थे, और पंडित नेहरू 3 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो जिसने भी कांग्रेस कमेटी थी उनका यह कहना था कि सरदार पटेल एक बार रखे हैं, एक बार कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, तो एक बार होने के नाते कांग्रेस प्रेसिडेंट जितने भी कमेटी के जो मेंबर थे उन्होंने सरदार पटेल का नाम रखा कि यह कांग्रेस के अब नए प्रेसिडेंट होंगे। ये नहीं कि कांग्रेस के नए राष्ट्र प्रधान जो अब इंडिपेंडेंट जो इंडिया होगा उसके प्रथम प्रधानमंत्री होंगे। ये चीज के लिए नहीं था। तो ये लोगों में गलतफहमी हो जाती है कि महात्मा गांधी ने उनका नाम हटा लिया। एक्चुअली ऐसा नहीं था, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए ये इलेक्शन हो रहा था। दूसरी तरफ उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए कैसे अब ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन जब होता था तो कैसे ये चीज खत्म हुआ और कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के हाथों में आ गई। देखिए 1949 में जब कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला था तो सरदार पटेल ने एक व्यक्ति का नाम रखा जिसका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन, जिसको हम लोग राजश्री के नाम से भी जानते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन इलाहाबाद से ताल्लुक रखते थे, वही इलाहाबाद जहां से जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, जिनका ताल्लुक भी इलाहाबाद से था। और सबसे पहली बात यह है थी कि जो पुरुषोत्तम दास टंडन थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे और पूरे इंडिया पर हिंदी थोपना चाहते थे, जिसके कारण नेहरू उनके खिलाफ थे और वह पुराने ख्याल के व्यक्ति थे और जो डेड कल्चर है इंडिया में यानी हिंदुइज्म में उसको जीवित रखना चाहते थे। तो सरदार पटेल ने पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम आगे कर दिया, लेकिन नेहरू इससे खुश नहीं थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। लेकिन उनके विवाद के बाद भी वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं। एक रैली में, इलाहाबाद की एक रैली में उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन ने मुख्य रूप से कहा था कि जितने भी कांग्रेस पाकिस्तानी रिफ्यूजी है उनको हिंदुस्तान से भगाया जाए। इससे नेहरू काफी दुखी हुए क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था उससे बहुत ज्यादा मास माइग्रेशन हो गया था, यानी हिस्ट्री में इतना ज्यादा मास माइग्रेशन कभी नहीं हुआ था। बहुत सारे कत्लेआम भी हुए जिससे आप लोग वाकिफ होंगे। तो नेहरू नहीं चाहते थे कि एक फ्री इंडिया के लिए, एक नए स्टेट के लिए, एक न्यू इंडिया के लिए अगर फिर हम लोग इस चीज में उलझ जाए तो जो हमारा टंडन से वाकिफ नहीं थे, लेकिन उनके विरोध के कारण भी वो पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो राजगोपालचारी के पास एक पत्र लिखते हैं और पत्र में वो लिखते हैं कि मेरा कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी में रहना मेरे उपस्थिति से कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे विरोध के बारे में भी पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और उनके बनने के बाद जो सबसे बड़ा लड़ाई शुरू होता है कि उन्होंने खुद पत्र लिख दिया था सरदार पटेल के पास कि मैं कांग्रेस मेंबर और प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन देने जा रहा हूं। याद रखिएगा, जो वो प्राइम मिनिस्टर थे और वाइस प्राइम मिनिस्टर थे तो वो अंतिम सरकार के थे, अभी इलेक्शन नहीं हुआ था। आगे हम इलेक्शन की भी बात करेंगे। इस चीज से वो वाकिफ नहीं था।
तो श्री राजगोपालचारी ने, और इस चीज को लेकर कांग्रेस कमेटी यानी कांग्रेस के अंदर अंदर दो धारा बन गया, एक सरदार पटेल और नेहरू का। लेकिन एक चीज आप समझ रखिए, दोनों में मतभेद था, मनभेद नहीं था, बहुत चीज मौके पर देखा गया। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। देखिए, राम मोहन गांधी की एक किताब है कि द बायोग्राफी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वहीं सर्वपल्ली गोपाल की एक पुस्तक है कि बायोग्राफी ऑफ नेहरू। उसको आप अगर डीपली से अध्ययन कर लेते हैं तो उससे पता चलता है कि जो आज के गवर्नमेंट के द्वारा, आज की सरकार द्वारा ये चीज बताई जाती है कि नेहरू और पटेल में बहुत सारी चीजों के लेकर लड़ाई चलती थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कुछ मामलों में दोनों में मतभेद था। जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए वो नहीं चाहते थे कि पुरुषोत्तम दास टंडन बने, वही दूसरी तरफ वो नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने, और राजगोपालचारी को ही चाहते थे। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब राजगोपालचारी राष्ट्रपति नहीं, सरदार पटेल इसलिए उनको नहीं बना पाए कि उनकी उम्र वो 80 साल के अधिक हो चुकी थी, जिसके कारण सरदार पटेल ने दूरदर्शिता को रखते हुए, सोचते हुए राजेंद्र प्रसाद का नाम आगे किया। दूसरी तरफ अभी जब ये सारा चीज होने लग गया कांग्रेस प्रेसिडेंट के लेकर, तो दो धारा बन गया कांग्रेस के अंदर ही, एक नेहरू और पटेल में। तो कांग्रेस मेंबर इस चीज को लेकर काफी एक दूसरे से लड़ते रहते थे। सरदार पटेल को लगा कि गांधी जी ने जो हमको दिया था कि हम लोग को कैसे पार्टी को चलाना है, ऑर्गेनाइजेशन को, प्रदेश को कैसे चलाना है, अगर हम लोग दो खेमों में बढ़ जाएंगे तो ये जो नया इंडिया बना है हम लोग कहाँ इसको लेके जा रहे हैं। इसके कारण वह एक इंदौर में जाते हैं, एक महिला ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिसमें वो स्पीच में कहते हैं कि हम सभी गांधी का अनुयायी हैं और मैं भी एक वफादार गांधी का अनुयायी हूँ। गांधी ने ही पंडित नेहरू को अपना उत्तराधिकारी बनाया, इसलिए हम लोग का यह उत्तरदायित्व है, कांग्रेस मेंबर का उत्तरदायित्व है, सरकार के जितने भी सदस्य उनका उत्तरदायित्व है कि जो नेहरू कहते हैं उनके बातों को माना जाए और नेहरू के साथ कदम से कदम मिलाकर सारे काम को किया जाए और इंडिया को आगे बढ़ाया जाए। यानी इस चीज को देखने को मिलता है कि सरदार पटेल सीरियस थे देश को लेकर, अपने पद से ज्यादा रिलेशन को लेकर वह ज्यादा सोचते नहीं थे, वह सोचते थे कि देश के बारे में ही सोचा जाए। लेकिन उसके बाद उनका तबीयत थोड़ा खराब होने लगा और 14 नवंबर का जो दिन आता है, 14 नवंबर 1950 को वह उनके बर्थडे पर यानी जन्मदिन पर नेहरू के वो लेटर लिखते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, सोचा जाए। लेकिन उसके बाद उनका तबीयत थोड़ा खराब होने लगा और 14 नवंबर का जो दिन आता है, 14 नवंबर 1950 को वह उनके बर्थडे पर यानी जन्मदिन पर नेहरू के वो लेटर लिखते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो नेहरू ही उनके घर पर आते हैं सरदार पटेल के, आने के बाद सरदार पटेल उनसे कहते हैं कि अगर मेरी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम आपसे मिलेंगे। जब आप मिलने के जब बात होता है तो दूसरी बात ये आपको बता दिया जाए कि वही पंडित नेहरू सरदार पटेल कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके अंदर जो विश्वास था उसको मैं खोता जा रहा हूं, और नेहरू कहते हैं कि मैं अपने आप में खुद विश्वास खोते जा रहा हूं। लेकिन दिसंबर में 1950 में सरदार पटेल की डेथ हो जाता है। अब यहां से एक ऐसा लीडर मरता है कि कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद, सुनिए, जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई दूसरा लीडर उनके सामने खड़ा हो सकता था तो सरदार पटेल थे, और सरदार पटेल का यहीं पर डेथ हो जाता है। अब देखिए, यहीं से कहानी गड़बड़ाने शुरू होती है। ऐसा कहानी गड़बड़ाता है कि वही पुरुषोत्तम दास टंडन जो सरदार पटेल के सपोर्ट से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, अब तो सरदार पटेल का मौत हो जाता है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन को कंप्लीट सपोर्ट ना मिलने के कारण वह कांग्रेस प्रेसिडेंट से रिजाइन कर देते हैं, और कांग्रेस प्रेसिडेंट से जब रिजाइन करते हैं तो आनन फानन में बिना किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन, देखिए गड़बड़ी यही शुरू होता है, यू ब्लेम नेहरू, कि बिना किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के कांग्रेस प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम दास टंडन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, और बनने के बाद वो प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट पर रहते हैं। अब देखिए, यहीं से अब कहानी शुरू हुआ। डेमोक्रेटिक इलेक्शन खत्म हुआ, रिजोल्यूशन से वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जब इंदिरा गांधी आई तो नो डेमोक्रेटिक इलेक्शन, रिजोल्यूशन के साथ वो भी प्राइम मिनिस्टर बनी और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी। उसके बाद राजीव गांधी में वैसा फॉर्मूला हुआ, एक्चुअली पीवी नरसिम्हा राव ने भी यही फॉर्मूला अपनाया, और इंदिरा सोनिया गांधी को सबको जानता है, 19 सालों तक कांग्रेस प्रेसिडेंट रही और हटी भी तो अपने सुपुत्र राहुल गांधी के लिए, और राहुल गांधी हटते हैं तो फिर सोनिया गांधी बन जाती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब 19 सालों तक कांग्रेस प्रेसिडेंट रही तो इंक्लूडिंग उसमें 2004 और 2019 का लोकसभा इलेक्शन भी था, जिसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत नहीं लेकिन सरकार बनाने में सफल रही, जो यूपीए गवर्नमेंट के तौर पर भारत सरकार में कार्यरत थी। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता था वो खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद रिजोल्यूशन से नेहरू राष्ट्रपति थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चलते आ रहा है। अब कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये चीज कमी इसमें कांग्रेस में हुई।
सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको इसमें समझने की यह जरूरत है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पीएम कैंडिडेट। ध्यान रखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पीएम कैंडिडेट इन द व्यू ऑफ कांग्रेस पार्टी, जहां से डेमोक्रेटिक इलेक्शन स्टार्ट बनाया गया। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पीएम कैंडिडेट। अब देखिए, हम दूसरे अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। अब जो वीडियो का दूसरा स्टेप है, अब इसमें राजेंद्र प्रसाद भी बने थे प्रेसिडेंट, किसके सपोर्ट से? सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपोर्ट से। 1948 में या 47 में एक गुजरात में एक टेम्पल है जो हिस्ट्री से भी काफी जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है सोमनाथ टेम्पल, जिसको 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी ने उसको 17 बार उस पर अटैक किया था, और उसकी उसमें वेल्थ के लिए वो मंदिर काफी फेमस था। औरंगजेब ने उसको लास्ट टाइम उसको ध्वस्त कर दिया था, जिसके कारण वो पूर्ण रूप से वहीं ध्वस्त रहा। तो जो उनके सहयोगी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के एम मुंशी, नाम को याद रखिए, के एम मुंशी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं सोमनाथ मंदिर में, और वहां के लोगों को आश्वासना देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि इस मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन या रिबिल्डिंग में हम आपकी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। अब वह मंदिर पूर्ण रूप से बन जाता है, तो लेकिन सरदार पटेल उस समय जीवित नहीं रहते हैं। तो प्रेसिडेंट के व्यू से वह राजेंद्र प्रसाद वो सोमनाथ के ओपनिंग सेरेमनी में जाने की कोशिश करते हैं, और नेहरू वहीं पर एक पत्र लिखते हैं सरदार राजेंद्र प्रसाद को कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के एक बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, स्टेट पोस्ट पर हैं, और जब आप प्रेसिडेंट होने के नाते आप वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह नेहरू का मानना था कि जो रिलीजन है, रिलीजन सेपरेट वह स्टेट सेपरेट से अलग रखना था, यानी जो रिलीजन है वह स्टेट से, कंट्री से वह अलग रखना चाहते थे। वह पत्र में पूर्ण रूप से लिखते हैं और इनको माना भी करते हैं कि आप वहां पर ओम सोमनाथ मंदिर ओपनिंग सेरेमनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजेंद्र प्रसाद इस बात को नहीं मानते, वह खुद वहां पर जाते हैं। जाने के बाद भी वहां पर वो स्पीच देते हैं, शायद नेहरू ने सुना नहीं होगा, लेकिन जो स्पीच वो देते हैं वहां पर कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं हर धर्म का रिस्पेक्ट करता हूं, और मौके पर मैं मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, दरगाह सभी जगह पर जाता हूं। तो एक चीज आपको ये देखने को मिली नेहरू की, कि नेहरू सेकुलरता, जो सेकुलरिज्म है उसको लेकर वह काफी उनमें क्यूरियोसिटी रहती थी। दूसरी तरफ अब क्या हुआ कि अब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बिना ही किसी कास्ट, बिना ही किसी क्लास, बिना ही किसी रिलीजन, बिना ही किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सभी सिटीजन को जिनकी उम्र 21 वर्ष, जी उस समय उम्र 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक थी, उनको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया गया। यानी विश्व में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी देश के सभी लोगों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया गया। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि राइट टू वोट, यानी मतदान का अधिकार सबको दिया गया। लेकिन यह अपने आप में एक औपचारिकता नहीं थी। एक नए राष्ट्र के लिए और एक नए चीज के लिए, नए राष्ट्र के लिए और एक नए देश के लिए इलेक्शन कराना, यानी चुनाव कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो आइए अब हम लोग तीसरे स्टेप में, जो भारत का पहला इलेक्शन था 1951 से 1952 के बीच, उसको हम लोग कंप्लीट रूप से समझ, बिना ही किसी रिलीजन, बिना ही किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सभी सिटीजन को जिनकी उम्र 21 वर्ष, जी उस समय उम्र 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक थी, उनको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया गया। यानी विश्व में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी देश के सभी लोगों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया गया। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि राइट टू वोट, यानी मतदान का अधिकार सबको दिया गया। लेकिन यह अपने आप में एक औपचारिकता नहीं थी। एक नए राष्ट्र के लिए और एक नए चीज के लिए, नए राष्ट्र के लिए और एक नए देश के लिए इलेक्शन कराना, यानी चुनाव कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो आइए अब हम लोग तीसरे स्टेप में, जो भारत का पहला इलेक्शन था 1951 से 1952 के बीच, उसको हम लोग कंप्लीट रूप से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन था उससे हमको बहुत चीज सीखने को मिलेगी, क्योंकि वो पहली बार एक नया एक्सपेरिमेंट, यानी जो प्रयोग हमारे देश में हो रहा था। बहुत सारे पत्रिकाओं ने, विदेशी लेखकों ने, लोगों ने भी कह दिया था कि ये तो फ्लॉप होने वाला है। यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल, आपने नाम सुना होगा जी, विंस्टन चर्चिल जो उस समय यूके के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट नहीं थे, वो राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने खुद कह दिया था कि ये अपने आप में एक फेल प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है एक नए राष्ट्र के लिए, और भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ इलेक्शन कराना ये अपने आप में इम्पॉसिबल ही दिखता है। लेकिन कैसे इसमें क्रेडिट नेहरू को दिया जा सकता है कि नए राष्ट्र के बाद भी उन्होंने पूर्ण रूप से इलेक्शन कराया। और देखिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 2 साल के बाद इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। कितना? इन 1915 या 1949 या 1950 में इलेक्शन कमिश्नर की स्थापना हुई, जिसका क्रेडिट नेहरू को जाता है। जी इलेक्शन कमीशन की स्थापना में नेहरू का काफी योगदान था। और जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया, तो उस इलेक्शन कमीशन के जो सबसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। जी सुकुमार सेन के बारे में हम थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। सुकुमार सेन का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट थे, यानी उन्होंने पीएचडी की हुई थी।
सॉरी पीएचडी नहीं किया था, उन्होंने मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स में लिया था, वो गोल्ड मेडल भी थे। और आफ्टर वह बिफोर वह जब इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, जब इलेक्ट किए गए उससे पहले वह बहुत सारे राज्यों में वह जज भी थे। और इसके साथ साथ वह बंगाल के जनरल सेक्रेटरी के पद पर थे। बंगाल के जनरल सेक्रेटरी के पद से उनको सीधे भारत का पहला इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। एक तो नेहरू चाहते थे कि जल्दी जल्दी इंडिया में इलेक्शन कराया जाए, लेकिन सुकुमार सेन ने इस चीज को रोका रखा। यानी एक मैथमेटिशियन का ही दिमाग में देखा गया कि उन्होंने नेहरू को रोका। अब देखिए, जो उस समय इंडिया था, उस समय पूरे इंडिया में टोटल 22 राज्य थे। 22 राज्यों के साथ एक साथ सभी राज्यों में असेंबली इलेक्शन भी कराया गया, यानी विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, दोनों एक साथ कराया गया, जो 1951 से 1952 तक चला, जिसमें 68 फेज का इलेक्शन था। जो अंतिम जो जनरल इलेक्शन, लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो एक उसमें कहना जाए कि शिक्षा से बहुत लोगों का उसमें संबंध नहीं था, जिसके कारण इलेक्शन कराने एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन रही थी। दूसरी बड़ी बात यह थी कि उस समय जो एज रखा गया इलेक्शन के लिए, मतदान के लिए, वैसा व्यक्ति जो मत दे सकता है, राइट टू वोट, उसका उम्र 21 साल रखा गया। अब तो 18 है, लेकिन उस समय जो फर्स्ट इलेक्शन में 21 साल रखा गया। तो समस्या सबसे पहले थी कि इलेक्ट्रिसिटी रेट ज्यादा था भारत का, और 85% लोग ऐसे थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो कैसे इलेक्शन को कराया जाए, इसके लिए एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट और सुकुमार सेन ने किया, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले उस समय की जो सबसे मेन पार्टी थी, ऑफकोर्स कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक धारा बन चुका था। जैसे कि जो अंतिम सरकार में इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कांग्रेस पार्टी से रिजाइन देते हैं और उन्होंने खुद अपनी एक पार्टी बनाती है, जिस पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ एक विपक्षी पार्टी बनती है, उसमें जेपी कृपलानी भी थे। तो जेपी कृपलानी भी अलग होते हैं कांग्रेस से और पार्टी बनाते हैं, जिस पार्टी का नाम आता है केएमपीपी, यानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। और जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण फ्रॉम द बिहार, सीताबदियारा, छपरा, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की एक पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो मेन विपक्षी पार्टी थी वो आपकी भारतीय जनसंघ थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, और सोशलिस्ट पार्टी थी, और किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी। जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके जो मेन लीडर थे, जो कैंपेनिंग के, वह गुलजारी लाल नंदा थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, सुभाष चंद्र बोस थे। सोशलिस्ट पार्टी के जो सबसे जो मेन प्रचार कंपेनर थे, वह आपके जयप्रकाश नारायण थे, जिनको जेपी कहा जाता है, और राम मनोहर लोहिया थे। वही जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी थे, उसके जो मेन जो प्रचारक थे वह थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, वही टंडन जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया था बाई डेमोक्रेटिक इलेक्शन सपोर्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके रिजाइन से डेमोक्रेटिक इलेक्शन खत्म होता है और रिजोल्यूशन से कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं। और कांग्रेस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पीएम कैंडिडेट। तो ये चीज आप पहले ही समझ चुके हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन और जेपी कृपलानी थे, भारतीय जनसंघ था ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नो इंट्रोडक्शन नीडेड, और सपोर्ट ऑफ आरएसएस ऑफ कोर्स था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और दूसरी तरफ थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। या अब एक चीज याद रखिए, अब इलेक्शन कैसे कराया गया, तो उस समय तो ईवीएम था ही नहीं। तो ईवीएम तो लेटर इन्वेशन है, इन 2004 लोकसभा में ये सबसे पहले इसको प्रयोग किया गया। तो उस समय जितनी भी पार्टियां थी, बैलेट पेपर बनाया गया स्टील के, जिसमें 2 मिलियन टन, लोकसभा में ये सबसे पहले इसको प्रयोग किया गया। तो उस समय जितनी भी पार्टियां थी, बैलेट पेपर बनाया गया स्टील के, जिसमें 2 मिलियन टन जो स्टील था उसको कंज्यूम, यानी उसमें खपत की गई। याद रखिए, 2 मिलियन जो टन था उसमें कंज्यूम किया गया, जिसके तहत बहुत सारे बैलेट पेपर पकाए। और जितने भी पार्टियां थी, उस बैलेट पेपर पर एक पार्टी, जैसे बैलेट पेपर एक हो गया तो उस पर एक बैलेट पेपर पर एक पार्टी का चुनाव चिन्ह, दूसरे पर दूसरे पार्टी का चुनाव चिन्ह, तीसरे पर तीसरे पार्टी का चुनाव चिन्ह। अब देखिए, चुनाव चिन्ह बताना बहुत जरूरी है। जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय, उनका चुनाव चिन्ह था पेयर ऑफ ब्लू, यानी 2 बैलों का जोड़ा था कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह। भारतीय जनसंघ का अर्थ यानी मिट्टी का बना हुआ दिया था। वही सोशलिस्ट पार्टी का जो था वो साइड आपका हॉट झोपड़ी था, और वहीं आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी था तो सबको जानता है आपका स्किकल एंड हम्बल, और दूसरी तरफ जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी था उसका रेड स्टार था, जेपी कृपलानी इंक्लूडेड था, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये चुनाव चिन्ह था। और सारे बैलेट पेपर पर सारे पार्टी का चुनाव चिन्ह को हम क्या किया गया, चिपकाया गया था, जिसके तहत जो अनपढ़ लोग हैं वो जान जाए कि ये मेरा चुनाव चिन्ह है। जिसके अंदर वो क्या करते थे, उस पर्ची को डालते थे। जैसे मान लीजिए कि हमको कांग्रेस का वोट देना है, तो देखेंगे कि किस बैलेट पेपर का कांग्रेस का चुनाव चिन्ह छपा है उसके अंदर रख दिया जाता था। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण, अब इस हम लोग समझेंगे कि उसके तहत कितना पेपर लगा और कितना वर्कर लगे, कितना हेल्पर लगे, कितना पुलिसकर्मी लगा,
इस चीज को हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग, मेरे पास एक डाटा है, जिस डाटा के तहत मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूं, और डाटा मेरे पास आ चुका है और मैं इसको अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, इसमें आपको लिखा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 लाख, ध्यान दीजिएगा, 2,24,000 पोलिंग बूथ बनाया गया था, और यहाँ की 2 मिलियन स्टील बॉक्स टू मेक, यानी पोलिंग जो बूथ बनाया गया था, तो जो बैलेट बॉक्स बना था वो स्टील का बना था, नॉट वुड, लकड़ी का नहीं बना था, जिसके अंदर 2 मिलियन स्टील बॉक्स टू मेक 8,200 यानी 8,200 टन ऑफ स्टील, सॉरी 2 मिलियन स्टील बॉक्स था और 8,200 टन ऑफ स्टील का उपयोग किया गया था। 16,500 यानी 16,500 क्लर्क को अपॉइंट किया गया फॉर 6 मंथ टू कलेक्ट पेपर, और 2,80,000 हेल्पर लगे थे ऑल ओवर द इंडिया, और 2,24,000 पुलिस मैन लगाया गया था कि जो वायलेंस हो रहा है उसको लोग कंट्रोल करें। तो इस चीज को आप जान चुके हैं। एक छोटा सा चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं वीडियो के अंतिम में, थोड़ा आप खैर बनाकर रखें। तो हम लोग शुरू में बताए थे कि 22 राज्यों में लोकसभा के इलेक्शन और विधान, यानी 16,500 क्लर्क को अपॉइंट किया गया फॉर 6 मंथ टू कलेक्ट पेपर, और 2,80,000 हेल्पर लगे थे ऑल ओवर द इंडिया, और 2,24,000 पुलिस मैन लगाया गया था कि जो वायलेंस हो रहा है उसको लोग कंट्रोल करें। तो इस चीज को आप जान चुके हैं। एक छोटा सा चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं वीडियो के अंतिम में, थोड़ा आप खैर बनाकर रखें। तो हम लोग शुरू में बताए थे कि 22 राज्यों में लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन हो रहा था। जो लोकसभा के सीटें थी वो 489 थी, अब 515 है, जो 545 या 530 बोलिए, जैसे इलेक्शन होता है। इस चीज के बारे में हम लोग नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन 489 लोकसभा की सीटें थी और 3,384 सीटें थी जो असेंबली सीटें थी पूरे ऑल ओवर द स्टेट। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह आता है कि नॉर्थ इंडिया की जितने भी महिलाएं थे उसमें से 8 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची से अलग कर दिया गया। इसलिए अलग हुआ कि उसमें बहुत सारी महिलाएं थी, अपने नाम की जगह फलाना की बेटी, फलाना की पत्नी का नाम दिया था और अपना नाम खुद नहीं लिखा, जिसके कारण जो शिव कुमार सेन थे काफी चिंतित हुए इस प्रकार के विचार को लेकर, जिससे उन्होंने 28 लाख, पहले ही भारत के इलेक्शन में 28 लाख महिलाएं मतदाता सूची से बाहर हो जाती हैं। इसका मेन कारण था इलेक्ट्रिसिटी रेट ज्यादा जाती, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। दूसरी तरफ जो 68 फेजों में मतदान हुआ और जिसमें 364 सीटें जो कांग्रेस पार्टी जीत कर आई, और उसके बाद जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, ऑफकोर्स नॉट भारतीय जनसंघ कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, भारतीय जनसंघ नहीं थी, ना ही सोशलिस्ट पार्टी और ना ही केएमपी पार्टी। जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर आई, विपक्ष था ही नहीं, विपक्ष खत्म हो गया क्योंकि 384 सीटें के लिए कांग्रेस ने जीता था। और कांग्रेस जब सीटें जीता तो उसमें उसके बाद सेकंड नंबर में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, 16 सीटें भारत में जीत कर आई थी। और यहाँ तक कि क्लीन स्वीप करने के बाद कांग्रेस ने मद्रास, ट्रेवनकोर, उड़ीसा में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। ट्रेवेकोन, मद्रास जो साउथ एरिया का इलाका है, साउथ इंडिया का, और उड़ीसा, उसमें कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिला। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे कि जो भारत का पहला इलेक्शन था उसकी कैंपेनिंग इन लीडर के द्वारा कैसे की गई, कौन कौन से स्लोगन थे, और इस पर विश्व पत्रिका और विश्व का क्या प्रभाव पड़ रहा था। और दूसरी तरफ इसमें आपको बता दूं कि उसमें 2,24,000 जो इंक जो हम लोग लगाते हैं इलेक्शन के बाद, जो इंक लगाया जाता है यानी धांधली को रोकने के लिए, इंक का भी फाइल्स का उपयोग किया गया था। और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने पूरे ऑल ओवर द इंडिया में 3,000 सिनेमा में लोगों को जागरूक करने के लिए, इलेक्शन के बारे में बताने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में 3,000 सिनेमा में इस चीज को चलाया गया, इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया रेडियो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, द मोर एपिसोड कमिंग अप। थैंक यू।